पर्टिकुलर टाइप की गैस के मॉलिक्यूल्स सब सेम साइज के होंगे, सेम मास के होंगे, सेम शेप के होंगे। काइनेटिक एनर्जी है यानी कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की, वो किस पे डिपेंड करती है? ओनली एंड ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेंपरेचर यानी टेंपरेचर इन केल्विन, और नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करती कि वो पॉलीएटॉमिक है, डायटोमिक है या मोनोएटॉमिक है। एक मॉलिक्यूल का मास m है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने n है, तो m into n क्या बनेगा? मास ऑफ द गैस। अगर हम लोग टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सारी की सारी स्पीड इंक्रीज करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो वही रहने चाहिए, यानी कि एरिया तो वही रहनी चाहिए ग्राफ का। तो इसलिए ग्राफ अपने आप को क्या कर लेता है, थोड़ा सा नीचे कर लेता है और फैला लेता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रफ्तार सीरीज के एक और धमाकेदार लेक्चर में, जो कि है अपने पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यानी कि केटीजी का आखिरी लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने आइडियल गैस की इक्वेशन देखी थी, फिर उसके ऊपर कुछ सवाल किए थे, फिर हम लोगों ने लॉज देखे थे, बॉयल्स लॉ देखा, चार्ल्स लॉ देखा, गे-लुसेक्स लॉ देखा, एवोगाड्रो देखा, और एंड में हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। आज हम लोग केटीजी का निपटारा करने वाले हैं और बहुत आसान आसान सी चीजें अपने पास आएंगी। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था, आसान से चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, 2 लेक्चर का चैप्टर है। करो, जल्दी जल्दी कंसेप्ट पढ़ो, थोड़े बहुत क्वेश्चन करो, चैप्टर निपटाओ। फालतू में फर्जी टाइम वेस्ट इन जैसे चैप्टर के ऊपर करना नहीं होता। तो भाई साहब देख लेते हैं आज के अपने इस पिटारे में क्या है। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर, कि भाई साहब अगर हम लोग क्या करें, एक गैस को किसी कंटेनर में डाल दें तो उस गैस द्वारा प्रेशर कैसे देखेंगे हम लोग। दूसरा है एनर्जी ऑफ अ गैस, कि किसी भी जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स के पास क्या एनर्जी है। आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मुझे पता है ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड भी आपको पता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी आपको पता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे गारंटी पता है कि आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री। और लास्ट है अपने पास मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ भी आपको मुझे पता है। ठीक है भाई साहब, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ एजम्पशंस देखेंगे कि भाई साहब हम लोगों ने क्या एज्यूम करके चीजों को कैलकुलेट किया है, क्या एज्यूम करके चीजों को कैलकुलेट किया है इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर। ठीक है, तो भाई साहब इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ एजम्पशंस मान रखी हैं। सर वो क्या क्या एजम्पशंस हैं? सबसे पहले ये चीज तो पता ही है कि भाई साहब जो गैस है वो किससे बनी है? मॉलिक्यूल्स और एटम्स से। तो सबसे पहला, गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। लल्लू से एजम्पशन, क्या बता रहे हो तो हमको पहले से पता था। दूसरा, molecules of a same gases are identical in all respects, mass, shape, size, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप की गैस के मॉलिक्यूल्स सब सेम साइज के होंगे, सेम मास के होंगे, सेम शेप के होंगे। जैसे नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबका साइप, उन सबका शेप, साइज और मास सब कुछ क्या होगा? सेम होगा। ऑक्सीजन वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबका आपस में शेप, साइज एंड मास सबका क्या होगा? सेम होगा। समझ लग रही है? यानी एक पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। फिर क्या है? मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तीसरा पॉइंट क्या कहता है सर? तीसरा पॉइंट ये कहता है जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन में रैंडम मोशन कर रहे हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये समझो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐसे लहराते हुए चलेगा, हा सांप बनाता हुआ, नागिन डांस थोड़ी ना कर रहा है। वो रैंडम मोशन में, रैंडम का मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसे 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 जा सकता है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, लहराता हुआ नहीं जाएगा। ना कि सर्कल करेगा सर, यूं 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 यूं, ना पैराबोला पाथ करेगा। कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन ही करेंगे। हम लोगों ने माना है, हम लोगों ने क्या किया? ये माना है, एजम्पशंस हैं ये बेटा। एज्यूम किया है कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे? रैंडम मूवमेंट कर रहे होंगे स्ट्रेट लाइन में, रैंडम मोशन कर रहे होंगे स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रहे होंगे, जहां मर्जी जाए वो, जिस मर्जी डायरेक्शन में जाए। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? समझ लग रही बात? तो ये था अपने पास तीसरा पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ऑल द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर इज इलास्टिक इन नेचर। भाई साहब अब ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, एक गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो भाग रहे होंगे इधर उधर, रैंडम मोशन कर रहे होंगे स्ट्रेट लाइन में,
आपस में टकराएंगे, जाके वो कंटेनर्स की दीवार से भी टकराएंगे, भाई जो कंटेनर है उसकी जो दीवार है उससे भी टकराएंगे, आपस में मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। तो बेटा जितने भी मॉलिक्यूल्स के कोलिजन है, चाहे मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन या मॉलिक्यूल का उसके कंटेनर की दीवार से कोलिजन, सबको आपने क्या कंसीडर करना है, इलास्टिक कंसीडर करना है। सबको क्या करना है, इलास्टिक। तो हमको सर इलास्टिक के बारे में एक चीज तो पता है कि फॉर एग्जांपल अगर सर ये एक दीवार है, ठीक है ना, और अगर कोई मॉलिक्यूल है, समझो ये मान लेते मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल, अगर ये v स्पीड से जाता है तो टकराने के बाद सर कितनी स्पीड से वापस आएगा, सर v की स्पीड से ही आएगा। अरे इतना ही तो याद है ना। अरे इलास्टिक कैसा कोलिजन मान रहे हैं हम लोग, इलास्टिक कोलिजन मान रहे हैं। तो होगा क्या अपने पास कि अगर ये v की स्पीड से जाके दीवार में टकराता है तो वापस भी कितनी स्पीड से आएगा, v की स्पीड से ही आएगा। यही क्या है अपने पास, एक तरह से इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब टकराते हैं तो उनकी कोलिजन को अपन को क्या लेना है, इलास्टिक इन नेचर कंसीडर करना है। फिर आ जाता अपने पास फिफ्थ पॉइंट, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ अ कंटेनर। आपसे पूछा जाए कि सर एक गैस को मैंने भर दिया किसी कंटेनर में, तो बताओ उस गैस द्वारा प्रेशर क्या होगा। तो आप सोचोगे ना, यही सोचोगे कि भाई जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी दम से जाके हिट कर रहे हैं किसको, वॉल्स को, कंटेनर की। ऑब्वियस सी बात आप यही सोचोगे ना। आपसे पूछा जाए कि भाई साहब एक गैस किसी कंटेनर में कितना प्रेशर लगा रही है, तो आप यही बोलोगे कि सर प्रेशर क्या होगा, जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स है जितनी दम से जाके हिट कर रहे हैं, तो फोर्स निकाल लो, फोर्स को डिवाइड बाय क्या कर दो, एरिया कर दो, तो वही क्या आ जाएगा अपने पास, प्रेशर आ जाएगा। तो प्रेशर कुछ नहीं है, एक तरह से अपने पास जो प्रेशर आएगा अपने पास वो क्या हो जाएगा, एक तरह से नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अरे वही चीज तो होगी ना अपने पास, नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पे अपना प्रेशर डिपेंड करेगा कि कोई भी जो गैस है वो जिस कंटेनर के अंदर बंद है उस कंटेनर में उस गैस की वजह से क्या प्रेशर है। तो आपने क्या करना है, जो मॉलिक्यूल जाके हिट कर रहे हैं वॉल्स को, कंटेनर की, ठीक है ना, उसकी फोर्स निकाल लेनी है। उस फोर्स को क्या डिवाइड कर देना है, उस फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देना है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो सिंपल चीज है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया। जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा, और अगर आप एरिया से डिवाइड करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। इसलिए प्रेशर क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। समझ लग रही है बात, इट क्लियर है कि नहीं। जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी मॉलिक्यूल्स की वॉल से कंटेनर की, उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। इसलिए प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उम्मीद है आप लोगों को यह लास्ट समझ आया होगा। अब आ जाओ भाई इस पे, सिक्स्थ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। देखो क्या बोल रहा है बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो काइनेटिक एनर्जी है गैस की, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, कि टेम्परेचर क्या है। वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि भाई साहब गैस का नेचर क्या है, गैस का नेचर क्या है, गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। समझ लग रही बात। तो बेसिकली यहां पर जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं ना, यहां पर, तो बेसिकली मैं जो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अभी आएगा सब कुछ। जैसे याद करो, मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम जब बताया था पिछले लेक्चर में, तो मैंने आपको यह भी बताया था जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, 3 थी। एक्स में भी जा सकते हैं, वाई में जा सकते हैं, जेड में जा सकते हैं, ठीक है, वो सिर्फ ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स थे वो ट्रांसलेट तो कर सकते थे लेकिन वो रोटेट भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो यहां से आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि सर अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है किसी मॉलिक्यूल के पास, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हो सकती है, ठीक है ना। तो भाई साहब हम लोग यहां पर जो भी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं इस जगह पर, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की।
ठीक है ना। अब चाहे अपने पास मोनोएटॉमिक हो, चाहे डायटॉमिक हो, चाहे पॉलीएटॉमिक हो, मॉलिक्यूल एक्स वाई और जेड में तो चल ही सकता है ना, सबके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, ठीक है ना। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे डायटॉमिक हो, चाहे पॉलीएटॉमिक हो, तीनों के पास थी ना। यानी कि तीनों के तीनों टाइप के मॉलिक्यूल, चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे डायटॉमिक हो, चाहे पॉलीएटॉमिक हो, सबके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बेसिकली हम लोग यहां पर जो बात कर रहे हैं वो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, कि जो बेटा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है अपने पास गैस की, वो बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है अपने पास, कि टेम्परेचर को आपको 0 लेना है, मतलब सॉरी 0 नहीं, केल्विन में लेना है, ठीक है ना। आपको टेम्परेचर को किस में लेना है, केल्विन में। जब भी आपसे बोला जाए यू हैव टू टेक एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब यू हैव टू टेक टेम्परेचर इन केल्विन। आपको टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में, ठीक है ना। एब्सोल्यूट का वर्ड मतलब यही होता है कि आपको टेम्परेचर को किस में लेना है, केल्विन में लेना है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वो भी कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि आपको केल्विन में लेना है। एंड डज नॉट, यहां पे एंड डाल लो, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैस, यानी कि गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि वो मोनोएटॉमिक है, वो डायटॉमिक है, कि वो पॉलीएटॉमिक है। इसका मतलब जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है यहां पे, ये जो काइनेटिक एनर्जी अपने पास, किसकी बात हो रही है बात यहां पर सर, ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। यानी कि अभी हम लोग रोटेशनल वगैरह सब चीजों को देख नहीं रहे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, समझ लग रही है बात। यानी कि अभी हम लोग वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सब कुछ निगलेक्ट करके मान चल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना भाई, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई साहब जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की, वो किस पे डिपेंड करती है, ओनली एंड ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इन केल्विन, और नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करती कि वो पॉलीएटॉमिक है, डायटॉमिक या मोनोएटॉमिक है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या होगी, सेम होगी, सेम टेम्परेचर पर। दोबारा से बोल रहा हूं, दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आप क्या करते हो, अगर आप क्या करते हो, सेम नंबर ऑफ मोल्स लेते हो, ठीक है ना, और चाहे अपने पास गैस मोनोएटॉमिक नेचर की है, डायटॉमिक नेचर की है, और किसकी है, पॉलीएटॉमिक नेचर की है, तो जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी, तीनों टाइप की गैसेस की, वो सेम टेम्परेचर पे क्या होगी, सेम होगी। सेम टेम्परेचर पे क्या होगी, सेम होगी। सेम टेम्परेचर पे क्या होगी, सेम होगी। समझ लग रही बात, यानी कि वो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक पे डिपेंड नहीं करेगी। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार बोला है मैंने, ठीक है ना, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें आएगा, इसलिए मैंने बार बार इंपॉर्टेंट बोला है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है अपने पास, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अब खुद सोचो यार, एक्चुअल वॉल्यूम, जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का, वो नेग्लिजिबल ही होगा भाई, कुछ नहीं होता, इतने पटंके पटंके होते हैं, उनका क्या ही वॉल्यूम। लेकिन जब आप किसी गैस को कंटेनर में डाल दो, तो वो गैस क्या कर लेती है, उसी कंटेनर का ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। समझ लग रही बात। तो वो कंटेनर के वॉल्यूम के सामने जो कि गैस ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसके सामने वो पटंके पटंके मॉलिक्यूल्स का क्या ही वॉल्यूम। तो सिंपल सा था, उम्मीद है आपको ये समझ आता होगा। फिर क्या, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास, जितने भी क्या है अपने पास मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में आपस में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं, कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, ना वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ना वो किसी तरह भी आपस में रिपेल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बस वो रैंडम मोशन कर रहे हैं और रैंडम मोशन करते हुए टकरा रहे हैं, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं उनके। समझ लग रही है, इट इज क्लियर है कि नहीं। तो देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और हम लोग ग्रेविटी को क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं भाई साहब, ग्रेविटी को क्या कर रहे हैं हम लोग, निग्लेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि धरती माता खींच रही है नीचे बैठ जाएंगे, ग्रेविटी को क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर टाइनी रिजिड स्फीयर्स ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ये तो आपको समझ आता ही है, ठीक है, इट इज क्लियर है। फिर एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब
केल्विन, यानी कि 0 केल्विन। समझ आया ना एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है? समझ आया ना? एब्सोल्यूट का मतलब अपनी चीजें केल्विन में लेंगे। तो एट एब्सोल्यूट जीरो यानी कि 0 केल्विन पर, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस, आप 0 केल्विन बोल लो या -273 डिग्री सेल्सियस बोल लो, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। यानी कि हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब 0 केल्विन या बोल लो एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जहां पर दुनिया में किसी चीज का मोशन नहीं होता, यानी कि मॉलिक्यूलर मोशन भी क्या हो जाता है? रुक जाता है। मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई साहब इस 0 केल्विन यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस या बोल लो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसके नीचे कोई भी चीज मोशन ही नहीं करती। इट इज क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये सारे के सारे एजम्पशंस बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे। क्या मैंने बोलने की कोशिश करी है उसके बारे में, ठीक? अब देखो भाई साहब क्या है अपने पास, मैं आपको कुछ टर्म्स जल्दी से बता देता हूं जो कि अपने पास काम आएंगी, मुझे बता आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, जैसे कि आरएमएस स्पीड, उसके बाद आ जाती है एवरेज स्पीड, उसके बाद आ जाती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, मुझे पता है मुझे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरएमएस स्पीड की। आरएमएस स्पीड, ठीक है? आरएमएस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना? अब देखो बेटा, जैसा नाम में करते उसको हम लोग उल्टा है, समझो ये v है, बोल रहे हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, करेंगे उल्टा। सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसका मीन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? रूट करेंगे। यानी सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर क्या करेंगे? रूट करेंगे। समझ लग रही बात? सबसे पहले आप स्क्वायर करोगे, v का स्क्वायर, फिर क्या करोगे? मीन, यानी कि बार डाल दो, मीन का मतलब एवरेज ही होता है, ठीक है ना? और फिर रूट। ये है अपने पास क्या? आरएमएस स्पीड। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इतनी चीज क्लियर है? तो बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड और कैसे समझ सकते हो आप? अब हमको पता है कि भाई साहब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अब जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी स्पीड सेम तो होगी नहीं भाई साहब। गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, सबके सेम स्पीड पे कर रहे होंगे? नहीं सर, किसी की स्पीड v1 होगी, किसी की स्पीड v2 होगी, किसी की स्पीड v3 होगी, सबकी स्पीड अलग अलग होगी ना। एक कंटेनर में अगर मैं कंटेनर ले लूं, ठीक है, एक कंटेनर ले लूं, उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे सबकी स्पीड अलग अलग होगी ना। किसी की v1 होगी, किसी की v2 होगी, किसी की v3 होगी, ठीक है, सबकी स्पीड अलग अलग होगी। तो सर आरएमएस स्पीड कैसे निकाली जाए? कुछ नहीं करना। आरएमएस स्पीड निकालने के लिए कुछ नहीं करना बेटा। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमको क्या करना है? जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबकी स्पीड को क्या करना है? स्क्वायर करना है। सबसे पहले क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, मान लेते बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद क्या करना है? उनका मीन करना है। उसके बाद क्या करना है? मीन करना है, ठीक है ना? मीन का मतलब क्या होता है भाई साहब? सबको ऐड करके जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसे डिवाइड कर दो। मान लो कितने इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैंने क्या किया? स्क्वायर तो कर दिया, मैं क्या कर रहा हूं? सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो क्या कर दिया मैंने? मीन कर दिया। स्क्वायर किया, उसके बाद मीन कर दिया। अब क्या करूंगा मैं? रूट कर दूं। अब मैं क्या करूं? अरे भाई साहब रूट कर दिया तो ये क्या कुछ अलग है? यही तो VRMS है। इसी को आप क्या कह रहे हो? VRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अरे समझ लग रही है बात? ठीक है ना? तो अगर आपको कभी रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी आ जाए, आपको गैस मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल स्पीड दी जाए तो आप निकाल लोगे? भरोसा कर लूं आप पे, ठीक है ना?
तो आप क्या करो, सबसे पहले हर मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर कर दो, फिर सबका क्या कर लो, मीन निकालो, फिर क्या डाल दो, रूट डाल दो। ठीक है, तो भाई साहब हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड होती है VRMS स्पीड, वो पता कितनी होती है, अंडर रूट 3RT/m0। ठीक है ना, अंडर रूट 3RT/m0। अभी बताऊंगा ये कैसे आया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, आपको ये याद करना है, घोटना है, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो भाई साहब रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको याद होनी चाहिए भाई साहब क्या होती है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, अंडर रूट 3RT/m0। m0 सबको पता है क्या होता है, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, मॉलिक्यूलर मास या बोलो मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है ना, तो किसी भी गैस की जो RMS स्पीड होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है अपने पास, अंडर रूट 3RT/m0। टी क्या है अपने पास, टेम्परेचर। किसमें लेना है, इन केल्विन। हमेशा याद रखना टेम्परेचर आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही लेना है, यानी कि केल्विन में लेना है। ठीक है ना, आर तो पता ही है, गैस कांस्टेंट, 3 तो समझ आता है। तो ये थी अपने पास क्या, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। अब देखो जो बाकी स्पीड है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, लेकिन ये मैंने आपको पहले बता दी क्योंकि ये काम में आएगी अभी। ठीक है, अब देखो सर क्या है, और प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर, प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर, कि भाई साहब अगर तो हमारे पास कोई भी गैस है जो कि एक कंटेनर में बंद है, तो वो गैस कंटेनर में कितना प्रेशर लगा रही है, ठीक है, वो निकालना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था जैसे एजम्पशंस में कि भाई साहब जो प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, मॉलिक्यूल जब हिट करेंगे जाके वॉल्स को, तो जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को क्या कर दो, एरिया से डिवाइड कर दो, वही क्या आ जाएगा अपने पास, प्रेशर आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है कि? तो भाई साहब वही चीज है अपने पास, बस बढ़िया तरीके से उसको समझ लेते हैं। कैसे समझो, ये अपने पास क्या है, एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये क्या है अपने पास, एक कंटेनर है। दिखाई पड़ रहा है सबको, ये क्या है अपने पास, एक कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर अपने पास, हम लोगों ने जो भी कोलिजन देखनी है, ठीक है ना, अभी के लिए, अब ऐसा थोड़ी है कोलिजन सिर्फ एक ही वॉल पे हो रही होगी कंटेनर की, हर वॉल पे हो रही होगी, लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस है वो एक ही वॉल पे रखते हैं हम लोग, किस पे, इस वाली, ये जो ये वाली ना, ये वाली। ठीक है, समझ पा रहे हो, इस वाली वॉल के ऊपर हम लोग अपना सारा का सारा फोकस रखेंगे। ठीक, अब होता क्या है सर, हमको पता है कि कोई भी जो गैस का मॉलिक्यूल है, कोई भी जो गैस का मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं उसका मास क्या है, m। अब सर वो तो क्या कर रहा है, कंटेनर के इनसाइड मूव कर रहा है, कंटेनर के इनसाइड मूव कर रहा है। ठीक, अब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो तो 3D में होगी भाई साहब, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी कुछ क्या है, v है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कुछ v। अब इस v के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो क्या हो जाएगा vx, एक हो जाएगा अपने पास vy, और एक हो जाएगा vz। अरे ठीक है ना, एक क्या हो जाएगा अपने पास vz। इस तरीके से भाई साहब एक वेलोसिटी के आप 3 कंपोनेंट कर सकते हो ना। इस v वेलोसिटी के, इस मॉलिक्यूल जो m मास का है उसकी वेलोसिटी क्या है, v है, उसके 3 कंपोनेंट कर सकते हो, vx, vy और vz। तो आपके पास जो v हो जाएगा, जो v हो जाएगा वो कितना होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। अरे इतना होगा, चलिए बताओ होगा कि नहीं होगा, समझ लग रही बात। ठीक, तो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उसकी मैंने स्पीड लिख दी, वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। ठीक, अब समझो
एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल था। अब उसके पास ऑब्वियस सी बात है, जो स्पीड होगी, जो स्पीड होगी वो तो 3D में होगी कहीं। अगर उसके कंपोनेंट करूंगा तो एक Vx आएगा, एक Vy आएगा और एक Vz आएगा। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? एक Vx आएगा, एक Vy आएगा, एक Vz आएगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो ये चीज है। अब ऐसे करते हैं, इसको फर्स्ट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का नंबर दे देते हैं, इसको मॉलिक्यूल नंबर 1 मान लेते हैं, मॉलिक्यूल नंबर 1। तो कर क्या लेता हूं कि जो भी इसकी चीजें हैं उसमें 1 लगा देता हूं, यानी कि V1Z, V1Y और V1X। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो इसकी जो मैं स्पीड लिखता वो क्या लिख देता सर, V1 मॉलिक्यूल हो तो V1 क्या हो जाता, अंडर रूट ऑफ V1X का स्क्वायर प्लस V1Y का स्क्वायर प्लस V1Z का स्क्वायर। अरे ठीक है ना, कुछ नहीं किया, बस नंबर दे दिया तो मैंने नीचे 1 1 और लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो मैंने किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ के नंबर दे दिया। अब मान लेते हैं जो कंटेनर है ये क्या है, क्यूब है। क्या है अपने पास? क्यूब है, जिसकी लेंथ क्या है अपने पास, L है। जिसकी लेंथ क्या है अपने पास, L। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है अपने पास, L है। समझना बेटा, बेटा इसकी डेरिवेशन को, थोड़ी सी डेरिवेशन इसकी अजीब सी है, जल्दी समझ नहीं आती है, कोशिश करना, ठीक है, तसल्ली से समझा रहा हूं, L। और अगर आपको समझ आए कमेंट्स में जरूर बताना, यही समझ। तो भाई साहब क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास? हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके पास V1X है, V1Y है, V1Z है। ये क्या मॉलिक्यूल गया, ये मॉलिक्यूल गया और जाके ये जो सामने वाली ग्रीन वाली दीवार है, ठीक है ना, कंटेनर की, उस पे जाके टकरा गया, उस पे जाके टकराया। अब मुझे फील से बताना, यहां पे मैं आपसे बहुत छोटी चीज पूछ रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज। मान लो अगर मैं आपको 2D में समझाने की कोशिश करूं, सिर्फ 2D में समझाने की कोशिश करूं, ये तो 3D में चीजें चल रही है, 2D में समझना। अगर एक मॉलिक्यूल है वो ऐसे आता है किसी स्पीड v से, तो 2D में इसकी वेलोसिटीज क्या क्या हो जाएंगी सर, Vx और Vy, दो ही तो होती, दो ही होती कि नहीं होती, Vx और Vy होती। ये मॉलिक्यूल आया 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 और यहां टकराया, और कोलिजन कैसा, इलास्टिक सर, टकराने के बाद ये जब जाएगा तो सर उसकी स्पीड v ही रहेगी, ठीक है ना। तो अगर उसकी स्पीड v रहेगी तो सर ये हो जाएगा Vy और ये हो जाएगा Vx। अरे होगा कि नहीं होगा? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो मेरे को देख के बताओ, ये तो समझो आपको मैंने 2D में कराया है, 2D में कराया है, 2D में दिखा रहा हूं, 3D में नहीं है, क्योंकि कितने कंपोनेंट लिए मैंने वेलोसिटी के, दो ही लिए, Vx और Vy। तो सर एक मॉलिक्यूल क्या किया, ऐसे आया, ऐसे आया, इस तरीके से, ऐसे यहां पे आके टकराया और टकराने के बाद ऐसे आ गया। तो एक चीज बताओ, सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या कि टकराने पर जो फोर्स लगी वो किस डायरेक्शन में लगी? टकराने पर जो इस मॉलिक्यूल ने जो फोर्स लगाई दीवार पर, किस डायरेक्शन में लगाई? इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाई होगी F। तो दीवार ने मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स किधर लगाई होगी सर? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दीवार ने मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स किधर लगाई होगी सर? इस डायरेक्शन में लगाई होगी। अब एक चीज बताओ, दीवार ने मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई है? एक्स डायरेक्शन में कि वाई डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में कि वाई डायरेक्शन में? सर एक्स डायरेक्शन। अब याद करो, फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ मुझे कि जब दीवार ने फोर्स लगाई होगी मॉलिक्यूल के ऊपर एक्स डायरेक्शन में, तो उसका एक्स डायरेक्शन का क्या चेंज हो गया होगा? मोमेंटम। अरे फोर्स क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या कर देती? मोमेंटम को चेंज करती कि नहीं करती? करती कि नहीं करती? तो यहां पर भी यही हुआ कि जब ये मॉलिक्यूल गया, जब ये मॉलिक्यूल गया, ये वाला मॉलिक्यूल जब गया यहां पर टकराया, तो फोर्स लगी
एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम क्या हो गया? चेंज। क्या वाई डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज होगा? क्या वाई डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज होगा? नहीं सर, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो फोर्स ही नहीं लगी, वाई डायरेक्शन में तो फोर्स ही नहीं लगी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो फोर्स किस में लगी है? सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज हुआ, वाई डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली अब समझो, अब यही चीज अगर 3D में होती कि मॉलिक्यूल के पास Vx भी है, Vy भी है, Vz भी है, Vx भी है, Vy भी है, Vz भी है, और मॉलिक्यूल क्या करता है? जाकर इस वाली दीवार से टकराता है, तो बताओ जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? अभी भी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? एक्स डायरेक्शन में तो लगेगी बेटा, अभी फोर्स एक्स डायरेक्शन में ही लगेगी, तो मोमेंटम चेंज सिर्फ किस डायरेक्शन का होगा? एक्स डायरेक्शन का ही होगा। वाई और जेड डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा अगर वो इस वाली दीवार से जाके टकरा रहा है। और सर अगर ऊपर वाली दीवार से टकराता, सर ऊपर वाली दीवार से, तो किस डायरेक्शन में होता? वाई डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज होता। और सर अगर ये सामने वाली दीवार, ये सामने वाली दीवार, ये सामने वाली दीवार, ये सामने वाली दीवार इस पे जाके टकराता, तो किसका चेंज होता मोमेंटम? जेड डायरेक्शन का। अरे फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ठीक है ना? तो मैंने आपको क्या बताया कि जब ये मॉलिक्यूल है, जब इस वाली दीवार पे जाके टकराएगा, इस वाली दीवार पे जाके टकराएगा, ग्रीन वाली दीवार पर, तो उसका सिर्फ एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम ही चेंज होगा, वाई और जेड डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो बताओ इस मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम चेंज होगा एक्स डायरेक्शन में, वो क्या होगा? क्या होगा? देखो भाई साहब, अपने को पता है जितनी स्पीड से गया, जितनी स्पीड से गया, ये गया, समझो कौन से कलर से बनाएंगे? गया, इससे बना देते हैं। ये गया टक 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 टक, यहां पर जाके टकराया। अब सिर्फ एक्स डायरेक्शन को देखो, हमको पता है वाई और जेड में से मोमेंटम चेंज होने वाला नहीं, वाई और जेड का मोमेंटम चेंज होने वाला है नहीं, तो वाई और जेड को देखो ही मत। अब मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन ही शो कर रहा हूं आपको। तो ये क्या गया? ये जो मॉलिक्यूल था जिसको मैंने 1 नंबर दिया है, ये गया भाई साहब दौड़ता हुआ, ठीक है ना? एक्स डायरेक्शन में कितनी स्पीड है उसकी? सर v1x है, गया दौड़ता हुआ v1x से, और टकराने के बाद वापस किससे आएगा? सर एक्स डायरेक्शन की स्पीड बना रहा हूं बस, किससे आएगा सर? वापस v1x से ही वापस आएगा, v1x से ही वापस आएगा। अब मैं y और z की स्पीड शो नहीं कर रहा हूं आपको, क्योंकि अपने को पता है उसमें कोई मोमेंटम चेंज हो नहीं रहा, तो नहीं शो कर रहा हूं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? तो भाई साहब ये मॉलिक्यूल गया और जाके इस दीवार पे टकराया, और सिर्फ इसका मोमेंटम किसमें चेंज हुआ? एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, चेंज हुआ। तो सर मोमेंटम अगर एक्स डायरेक्शन में चेंज हुआ तो काम की भी कौन सी वेलोसिटी है? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है। ठीक? तो बताओ मोमेंटम चेंज इन एक्स डायरेक्शन कितना हुआ? डेल्टा पी एक्स। कितना हुआ सर? ये हो गया अपने पास, गया और टकरा के वापस आ गया। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल लूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोल लूं, तो जब जा रहा होगा टकराने से पहले, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा सर? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है सर? फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। अरे यही तो होता है चेंज इन मोमेंटम। अरे चेंज इन मोमेंटम यही तो होता है, फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। फाइनल मोमेंटम क्या होगा एक्स डायरेक्शन का सर? फाइनल मोमेंटम तो ये होगा जब टकरा के वापस आ रहा है। भाई ये गया टकराने, इनिशियल मोमेंटम, टकरा के वापस आ रहा तो फाइनल मोमेंटम। टकरा के वापस किस डायरेक्शन में जा रहा? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मैं क्या लिख लूंगा सर? इसको लिख लूंगा m, मास तो m है, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, mv1x। ठीक है ना? इट इज क्लियर है कि नहीं? माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। सर एक्स डायरेक्शन में तो v1x की स्पीड से जा रहा था, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, तो हो जाएगा माइनस m v1x। तो ये कितना आ गया अपने पास? 2m v1x। अरे समझ आया? ये है अपने पास चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है? अब सर जब पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब उस पार्टिकल ने फोर्स भी लगाई होगी। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है अपने पास? फोर्स क्या होता है बेटा?
फोर्स होता है अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सर फोर्स क्या हो जाएगी? फोर्स हो जाएगी डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अरे यही होगी फोर्स, क्या हो जाएगी? डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब जो फोर्स है अपने पास, क्योंकि मोमेंटम चेंज हम किसका ले रहे हैं? एक्स डायरेक्शन के ले रहे हैं, तो भाई साहब जो फोर्स भी आएगी वो किस में आएगी अपने पास? एक्स डायरेक्शन में ही आएगी। एक्स डायरेक्शन में ही आएगी अपने पास फोर्स। किस में आएगी अपने पास? एक्स डायरेक्शन में ही आएगी। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई भी दिक्कत? ठीक है। अब देखो ये आ गया अपने पास 2m v1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक चीज देखना बेटा, ये अपने पास क्या है? कंटेनर। अब मैं पूरा 3D में कंटेनर नहीं बना रहा, बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को। डेल्टा टी क्या है? टाइम, जिसमें क्या हो रहा है? कोलिजन। डेल्टा टी क्या है? टाइम, जिसमें क्या हो रहा है? कोलिजन। ठीक है। तो एक चीज बताना, एक चीज बताना कि भाई साहब ये मॉलिक्यूल क्या यहां पे टकराया और टकराने के बाद कितनी स्पीड से वापस लौटा? सर v1x से, यही तो हुआ। और सर इसकी लेंथ कितनी है? l। अब एक चीज बताओ, ये यहां पर है, ठीक है ना? हम लोग किस दीवार की बात कर रहे हैं सर? ये वाली दीवार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? किस वाली दीवार की बात कर रहे हैं सर? ये वाली दीवार की, ये वाली दीवार की। मैं 3D में नहीं बना रहा, आपको 2D में दिखा रहा हूं, ठीक है ना? तो इस वाली दीवार से टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v1x होगी ना, v1x। अब आपको बताओ कि नेक्स्ट कोलिजन कितने टाइम बाद होगा? नेक्स्ट कोलिजन कितने टाइम बाद होगा? सर ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये पहले यहां पर आएगा, इस दीवार से टकराएगा और फिर वापस जाएगा इस दीवार पर। तो इस दीवार से कितने टाइम बाद नेक्स्ट कोलिजन हो रहा है? कितने टाइम बाद नेक्स्ट कोलिजन हो रहा है? इस दीवार से कितने टाइम बाद नेक्स्ट कोलिजन हो रहा है? सर ये टाइम और ये टाइम, कितने टाइम बाद? तो सर कितनी स्पीड से मूव कर रहा है सर? v1x की स्पीड से, ठीक है ना? v1x। हमें तो भाई इस दीवार से कोलिजन देखना ना, इस वाली दीवार से, ग्रीन वाली दीवार से, ठीक है ना? ग्रीन वाली दीवार से, ठीक है? जो ग्रीन वाली दीवार होगी उससे कोलिजन देखना है। तो भाई ये पहले जाएगा, इससे टकराएगा और वापस आएगा, हमें तो इससे देखना ना। तो इस वाली दीवार से कितना टाइम लगता है एक कोलिजन में? तो भाई साहब v1x की रफ्तार से चल रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? l। तो टाइम क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है सर? जाने का टाइम l, मतलब जाने का डिस्टेंस l और आने का डिस्टेंस l। तो डिस्टेंस कितना हो गया सर? 2l डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2l। समझ लग रही बात? मैं क्या निकाल रहा हूं? मैं वो टाइम निकाल रहा हूं जिसमें कोलिजन हो रहा है, वो टाइम निकाल रहा हूं जिसमें कोलिजन हो रहा है ग्रीन वाली दीवार से, इस वाली दीवार से। समझ लग रही बात? तो अपने पास जो टाइम आ जाएगा डेल्टा टी, जिसमें क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है, अपने पास एक कोलिजन हो रहा है, जिसमें अपना क्या हो रहा है? एक कोलिजन हो रहा है। डेल्टा टी टाइम वो क्या हो जाएगा? गया, टकराया और टकरा के वापस आया। तो भाई साहब कितना डिस्टेंस चला? l और l यानी कि 2l। कितनी स्पीड से सर? v1x से। भाई साहब तभी तो होगा ना अपने पास। समझ लग रही बात? तो भाई साहब ये गया मॉलिक्यूल, टकराया, टकराने के बाद वापस किससे लौटा? v1x से। तो v1x यहां पर है ये। तो बताओ नेक्स्ट कोलिजन कितने टाइम बाद होगा सर? ये ऐसे जाएगा और फिर वापस ग्रीन वाली दीवार से टकराएगा। तो बताओ ग्रीन वाली दीवार से एक कोलिजन का टाइम कितना हो गया? v1x उसकी स्पीड है, 2l उसने डिस्टेंस चला, तो 2l बाय v1x। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? डेल्टा। तो टाइम से डिवाइड करें तो टाइम कितना है अपने पास? 2l डिवाइडेड बाय v1x। देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 निपट गया, m v1x ऊपर आएगा तो v1x का स्क्वायर बन जाएगा अपने पास, डिवाइडेड बाय l। अब देखो एक मॉलिक्यूल द्वारा फोर्स ये आ रही है। अभी भी देखो एक चीज समझना, क्या होता है अपने पास कि भाई साहब एक मॉलिक्यूल द्वारा जो फोर्स आई, ठीक है ना? एक मॉलिक्यूल द्वारा जो फोर्स आई वो आई स्मॉल m इंटू v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ये आई कि नहीं आई? अब एक चीज समझना, जो v1 था वो क्या था? अंडर रूट ऑफ v1x का स्क्वायर प्लस v1y का स्क्वायर प्लस v1z का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, v1 का स्क्वायर इक्वल टू v1x का स्क्वायर प्लस v1y का स्क्वायर प्लस v1z का स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। अब होता क्या है कि हमको पता है
हमको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। कोई V1 की स्पीड से मूव कर रहा है, कोई V2 की स्पीड से मूव कर रहा है, कोई V3 की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो मैंने एक मॉलिक्यूल को पकड़ा जिसकी स्पीड V1 थी, उसके मैंने कंपोनेंट्स किए V1x, V1y, V1z। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि जो V1x है और जो V1y है और जो V1z है, ये लगभग लगभग आपस में क्या है, सेम। हम लोग मानते हैं कि assumption, हम लोग मान के चलते हैं कि जो V1x है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, V1y के, अप्रोक्सीमेटली क्या है, V1z के। मैंने सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड को सेम नहीं माना, मैंने एक ही मॉलिक्यूल की जो स्पीड है V1, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या मान लिया, अप्रोक्सीमेटली सेम मान लिया। ठीक है, तो मैं V1y को भी क्या लिख सकता हूं, V1x लिख सकता हूं, और V1z को भी V1x लिख सकता हूं। तो V1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, 3 टाइम्स V1x का स्क्वायर। तो V1x के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आप V1 का स्क्वायर बाय 3 लिख सकते हो कि लिख सकते हो? तो यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे m V1x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, V1 का स्क्वायर बाय 3 और नीचे l। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये जो I है, ये जो I है फोर्स, ये किसकी वजह से, ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। ये फोर्स क्या है, ड्यू टू वन मॉलिक्यूल्स। अब एसएस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि ग्रीन दीवार से जाके टकरा रहे होंगे। तो मान लेते हैं अपने पास कितने हैं मॉलिक्यूल्स, गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं। तो फोर्स ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स की वजह से फोर्स क्या हो जाएगी सर, हर मॉलिक्यूल की वजह से जो फोर्स आएगी उन सबको क्या कर दो, एडअप कर दो भाई, एडअप कर दो भाई साहब। जिसकी स्पीड V1 थी उसकी वजह से फोर्स आई ये, मान लेते किसी की स्पीड V2 होगी तो उसकी वजह से फोर्स क्या आएगी, किसी की स्पीड क्या होगी V3 होगी तो उसकी वजह से क्या आएगी। और कब तक, कितने मॉलिक्यूल है सर, n, तो किसी की स्पीड Vn हो जाएगी, जो nth मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड Vn मान लेते हैं, तो Vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अरे समझ आ रही है बात, इतनी चीज क्लियर है ना, क्या घटना रचित हो रही है, सबको समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ साफ कर देते हैं वरना तुम लोग परेशान हो जाओगे। अप टू Vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब देखो इसमें से क्या करो, ये नेट फोर्स आ गई अपने पास, क्या आ गई, नेट फोर्स ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स, यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो इसमें से m बाय 3l बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Vn का स्क्वायर। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है अपने पास। ठीक है, अब देखो अगर मैं क्या करूं, इस फॉर्मूले में कैपिटल N से डिवाइड कर दूं और कैपिटल N से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो ये जो चीज है ये आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, जस्ट कहां देखी थी सर, ये तो क्या किया हुआ आपने, जो मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड का स्क्वायर किया हुआ और उनका क्या किया हुआ, मीन किया हुआ है, उनका क्या किया हुआ है, मीन किया हुआ है। तो देखो बेटा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर अप टू कहां तक कर दूं मैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं अप टू Vn के स्क्वायर को n से डिवाइड कर दूं, तो ये हो गया मीन स्क्वायर स्पीड, उसके ऊपर रूट लगा दो तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी कि Vrms का जो स्क्वायर हो गया वो किसके बराबर हो गया, एक तरह से V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड Vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अरे यही तो हो गया, यानी ये जो चीज है ये अपने पास Vrms का स्क्वायर है, ये जो चीज है अपने पास ये क्या है, अपने पास Vrms का स्क्वायर है। तो जो नेट फोर्स आ गई अपने पास दीवार पर, ग्रीन वाली दीवार पर, वो आ जाएगी अपने पास कितनी, ये अपने पास एक तरह से क्या लिखा हो, Vrms का स्क्वायर। तो ये n बच गया तो इसको तो पहले लिख लेते हैं इधर पे साइड पे, ठीक है ना, और ये आ गया अपने पास Vrms का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखो ये तो आई फोर्स, हमको क्या फोर्स निकालनी थी, नहीं सर हमको तो प्रेशर निकाला था, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब एक चीज बताना, ये जो अपने पास ग्रीन वाली दीवार है उसका एरिया कितना होगा सर, L लेंथ है तो L इंटू L, यानी कि L का स्क्वायर ही तो क्या होगा, एरिया होगा। तो अपने पास फोर्स क्या है, M N
डिवाइडेड बाय 3L इंटू VRMS का स्क्वायर को किससे डिवाइड कर दूं? एरिया से। एरिया कितना है सर? L का स्क्वायर। तो देखो ये L और ये L स्क्वायर नीचे मिलकर क्या बन जाएंगे अपने पास? L का क्यूब। स्मॉल m इंटू कैपिटल N बाय 3 नीचे बन गया L का क्यूब इंटू VRMS का स्क्वायर। अरे ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, L का क्यूब क्या होगा? L क्यूब क्या होगा? L क्यूब क्या होगा? अरे वॉल्यूम होगा ना। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या है? L क्यूब है। एरिया क्या है अपने पास? L स्क्वायर है। ठीक है ना भाई साहब? तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर हो जाएगा। तो L क्यूब को मैं वॉल्यूम लिख दूं तो स्मॉल m इंटू कैपिटल N डिवाइडेड बाय 3V इंटू VRMS का स्क्वायर। बेटा यही तो प्रूव करना था हमको, ठीक है ना? यही प्रूव करना था। तो निकल के अपने पास क्या आ गया कि प्रेशर है वो किसके बराबर आ गया? वो आ गया 1/3 स्मॉल m इंटू कैपिटल N। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ना। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि गैस के होंगे इंटू RMS स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अरे यही तो है अपने पास, यही प्रूफ करना था बेटा। इसी चीज का प्रूफ अच्छों को समझ नहीं आता। अगर आप लोगों को आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल देखा, उसकी स्पीड v1 मानी। मुझे पता है कि अगर ये इस वाली दीवार से टकरा रहा है तो उसका सिर्फ x डायरेक्शन का ही मोमेंटम चेंज होगा, उसी की वजह से फोर्स आएगी। तो मैंने मोमेंटम चेंज देख लिया। फिर उसके बाद फोर्स निकालने के डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया। तो टाइम के लिए देख लिया कि कितना टाइम लगेगा उसको एक कोलिजन करने में। तो ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, तभी तो दीवार से आके टकराएगा, तभी तो कोलाइड करेगा। तो एक कोलिजन में टाइम लग रहा है 2L/v1x। पुट किया, ऊपर गया। फिर मैंने एक एजम्पशन मानी कि भाई साहब ये जो v1x और v1y/v1z लगभग सेम होते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं? v1x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? v1^2/3 लिख सकता हूं। तो अपने पास ये फोर्स आ गई, फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल ये आ गई अपने पास, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल की वजह से अगर फोर्स ये है तो n मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होगी सर? 3 नीचे है, L इधर है, m v1 का स्क्वायर प्लस m v2 का स्क्वायर बाय 3L प्लस m v3। ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से देख सकते हो ग्रीन वाली दीवार पर, ठीक है। तो भाई साहब मैंने क्या किया, n से नीचे डिवाइड कर दिया, n से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये चीज आपको पता है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी आपको VRMS स्पीड ऑलरेडी आपको डिराइव करवा दी थी। बेटा हर चीज एक रीजन की वजह से होती है। आपको क्या लगता कि मैं ये जो चीज आपको डिराइव करवाई है स्टार्टिंग में, जो आपको चीज बताई थी, मैं बाद में तो बता सकता था, जब मैं आपको एवरेज स्पीड बताता, जब मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बताता। लेकिन बेटा अगर मैं तब बता रहा था तो आपको चमकता नहीं है। अब आपको चमक गया होगा कि सर क्यों किया गया है, क्यों किया गया। बेटा हर चीज एक तरीके से होती है, एक सीक्वेंस में होती है, ठीक है ना। तो देखो अब आपको ये समझ आया ये क्या है। अब आपको ये समझ आया बेटा, इसकी डेरिवेशन स्कूल में, वैसे तो कंपटीशन के लिए कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, कतई, लेकिन स्कूल में इसकी डेरिवेशन आती है। तो अभी तो आप लोग मुझे पता है रफ्तार के बच्चे हो, अभी आप 11वीं आप 12वीं में चले जाओगे, लेकिन ये लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े रहेंगे। तो कभी जो 11वीं का बच्चा जो अभी आया है 10वीं से जो 11वीं में आया है, वो भी तो देखेगा, वो भी तो देखेगा। भैया फ्री कंटेंट है, सबके लिए है ना, वो भी तो देखेगा। वो तो अपने स्कूल के हिसाब से भी देख सकता है कि स्कूल में सर डेरिवेशन समझ नहीं आ रही है। प्रदीप तुम्हारी बुक है ना ऐसा लड़ोड़ा, कुछ नहीं समझ आता ये डेरिवेशन, ऐसा हवा से निकल रही होती है। बच्चे रट के जाते हैं डेरिवेशन, पक्का 200% रट के जाते हैं बच्चे डेरिवेशन, ठीक है ना। तो भाई साहब उसको समझ आ जाएगी कि भाई क्या क्या कैसे कैसे एक सीक्वेंस में किया गया है। तो देखो भाई साहब अपने पास फाइनल आंसर ये आया, क्या आया है अपने पास ये। तो अब देखो ये तो प्रेशर आ गया, ये तो निकालना था कि प्रेशर क्या होगा गैस का इनसाइड अ कंटेनर। कोई दिक्कत? चलो तो भाई साहब हमारे पास क्या हो गया, PV इज इक्वल टू 1/3 इंटू m इंटू कैपिटल N इंटू VRMS का स्क्वायर। ये भी लिख सकता हूं मैं, V को इधर लेके जाऊं, ठीक है। देखो अब मैं इधर से रिजल्ट प्रूव करना शुरू कर रहा हूं, धीरे धीरे सारी निकाल दूंगा, धीरे धीरे सारी, मजा आ जाएगा एकदम। आज का लेक्चर जोरदार होएगा एकदम, ठीक है ना। हर चीज का प्रूफ करवा रहा हूं, कोई चीज छोड़ी नहीं है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है सब मिलेगी आपको। अब देखो ये आ गया अपने पास PV इक्वल टू 1/3 m कैपिटल N VRMS का स्क्वायर।
अब मैं आपसे पूछूं कि कोई भी गैस है उसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? पहले बताओ एक मॉलिक्यूल की क्या होगी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी? सर एक मॉलिक्यूल है ऑफ वन मॉलिक्यूल वो होगी हाफ एम वी का स्क्वायर। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी का स्क्वायर। अब सर स्पीड कौन सी लेंगे? बेटा जब हम लोग स्पीड लेते हैं ना, जब स्पीड का स्क्वायर करते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी लिखते हो ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब सर यहां पर जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड लेंगे? बेटा आरएमएस स्पीड लेते हैं। कौन सी स्पीड लेते हैं? आरएमएस स्पीड लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहा हूं बेटा। हाफ एम वी स्क्वायर कौन सी होती है? ट्रांसलेशन ही तो होती है। हाफ एम वी स्क्वायर कौन सी होती है? ट्रांसलेशन ही तो होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या होती है? हाफ एम वी आरएमएस का स्क्वायर। अरे कोई दिक्कत नहीं। तो एक मॉलिक्यूल की है। अब गैस में एक मॉलिक्यूल है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल है? सर बहुत सारे मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल है सर? एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है गैस में, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या हो जाएगी सर? ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? एन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1/2 इंटू एम इंटू एन इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। और कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब फील करना बात को सर। ओहो हो एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर को आप 3/PV तो लिख सकते हो। थ्री पीवी क्या लिख सकते हो? 3PV, 3/PV नहीं, 3PV। 3 को इधर लेके जाओगे तो 3PV लिख सकते हो। इसका इस्तेमाल वहां पे करो। तो देखो भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस यानी कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पीवी के टर्म्स में क्या आ गया? प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में क्या आ गया सर? इसको आप लिख लोगे क्या? 3PV। तो सर आ गया 3/2। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 200%, मुझे पता है केमिस्ट्री में होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दिस इज व्हाट? दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। वो क्या निकल के आई? 3/2 PV। 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम। 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। इट इज क्लियर है कि नहीं? तो देखो हम लोगों ने कैसे किया, समझ पा रहे हो कैसे कैसे हम लोग पहुंचे वहां तक? वॉल्यूम को इधर लेके चले गए, ये बना लिया। फिर हमको पता काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की ये होगी, तो पूरी गैस की क्या होगी? इनटू एन मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ गया। इट इज क्लियर है कि नहीं? तो हमेशा याद रखना अपने पास ये पूरी डेरिवेशन कैसे हुई है, ये हम लोग कैसे यहां तक पहुंचे हैं। तो एम तो आपको पता ना, स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है। चलो, तो ये चीज अपने को समझ आ गई। अब देखो यहीं से मैं आपको हर चीज प्रूव कर दूंगा, हर चीज प्रूव कर दूंगा। कैसे सर? कैसे प्रूव करोगे? देखो, देखना मेरी बात, देखना मेरी बात। क्या सर? बताओ सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस वो कितनी आई थी? वो आई थी सर मेरे पास 3/2 PV। अरे इतनी आई थी, इतनी आई थी कि नहीं आई थी? 3/2 PV आई थी, आई थी कि नहीं आई थी? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3/2 PV को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी तो गैस, अभी हम लोगों ने सीखी भी, वो क्या थी? हाफ एक मॉलिक्यूल की क्या होगी सर? m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू पूरी गैस की लिखनी तो n से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो हो जाएगी अपने पास। यही तो था, बिल्कुल सर यही था। तो 2 से 2 कट गया, मैं वी आर एम एस निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो 3PV। सर m इंटू एन, m इंटू एन क्या होता है सर?
m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो m इंटू n क्या बन जाएगा सर? मास ऑफ द गैस बनेगा। अरे एक मॉलिक्यूल का मास m है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने n है, तो m इंटू n क्या बनेगा? मास ऑफ द गैस। अरे m इंटू n क्या बनेगा? मास ऑफ द गैस बनेगा ना। m इंटू n क्या बनेगा? मास ऑफ द गैस। तो कैपिटल M लिख देता हूं इंटू VRMS का स्क्वायर, ठीक है ना। कैपिटल M क्या है अपने पास? मास ऑफ द गैस। मोलर मास नहीं है, क्योंकि मोलर मास को मैं m नॉट से शो करता हूं, मास ऑफ गैस, ठीक है ना। दिस क्लियर? तो देखो 3 PV बाय m इज इक्वल टू VRMS। तो मैं VRMS प्रूव कर रहा हूं कि VRMS कैसे आया, ठीक है। तो अंडर रूट 3 PV बाय m, m क्या है? मास ऑफ द गैस PV। अब सर अगर आपको याद हो तो PV को क्या लिख सकता हूं मैं? nRT। PV को क्या लिख सकता हूं मैं? nRT। अब मुझे पता बच्चों को समझ चमक भी क्या होगा। PV को लिख सकता हूं nRT, m इज इक्वल टू VRMS, ठीक है ना। और n को क्या लिख सकता हूं? n का नंबर ऑफ मोल्स, तो मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। सर n को क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस, ठीक है। m नॉट, इट इज क्लियर है, इंटू r इंटू t डिवाइडेड बाय m। m से m कट गया, ठीक है, तो VRMS आ गया। तो देखो VRMS आ गया सबको समझ। तो ऐसे प्रूफ किया गया है। तो VRMS की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 3RT बाय m नॉट। उम्मीद है आपको प्रूफ समझ आया होगा कि कैसे प्रूफ किया गया है। अगर समझ आया तो मुझे बता दो भाई, जल्दी से लिख के कमेंट में, तुरंत के तुरंत, फटाक से, तुरंत पेन चलना चाहिए तुम्हारा, मतलब कीबोर्ड पे तुरंत हाथ चलने चाहिए आपके। मुझे बताओ कि समझ आया कि नहीं आया, कैसे प्रूफ आया। तो आरएमएस स्पीड कितनी है? अंडर रूट 3RT बाय m नॉट। अब सिर्फ सर आरएमएस स्पीड ही थोड़ी ना होती है, और भी स्पीड होती है अपने पास, ठीक है ना, जिनकी हम चर्चा करेंगे। और कौन सी होती है सर? एवरेज स्पीड, जिसको मीन स्पीड भी कहते हैं, ठीक है ना, मीन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एवरेज स्पीड, जिसको हम लोग वी एवरेज से शो कर रहे हैं, सर वो क्या होती है? वी एवरेज यानी कि एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है अपने पास अंडर रूट 8RT बाय पाई इंटू m नॉट। m नॉट क्या है? वही मॉलिक्यूलर मास है। सिमिलरली अपने पास एक स्पीड और होती है अपने पास, कौन सी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब सर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किस चिड़िया का नाम? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी कि VMP। ये होती है अपने पास अंडर रूट 3RT बाय m नॉट, ठीक है, सॉरी 2RT बाय m नॉट, अंडर रूट 2RT बाय m नॉट, ठीक है। क्या होती है अपने पास? अंडर रूट 2RT बाय m नॉट। इट इज क्लियर है कि नहीं? अंडर रूट 2RT बाय m नॉट। सर जी ये चीज तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गई, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको समझ आता है, एवरेज स्पीड भी आपको समझ आता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है अपने पास? जैसे समझो अपने पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ठीक है ना, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, जिनकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी, जिनकी स्पीड सेम होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल है, तो 100 मॉलिक्यूल में से जो 10 मॉलिक्यूल हैं, समझना मेरी बात को, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? 100 मॉलिक्यूल अपने पास गैस के, 100 मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं किसकी स्पीड से? 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 20 मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है ना, और 30 मॉलिक्यूल स्पीड मूव कर रहे हैं 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 40 मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं कितनी स्पीड से? मान लेते हैं कितनी, 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है।
तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है बेटा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? ये वो स्पीड होती है जिस पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर सेम स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो बताओ 10 मॉलिक्यूल की स्पीड 50 है, यहां पे 20 की 80 है, यहां पे 30 की 60 है, 40 की क्या है 70। तो 40 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पीड से, यानी एक सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं 70 मीटर, सबसे ज्यादा ना ये। तो 70 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करने वाले मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हैं। 70 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करने वाले मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हैं। तो जिस पर्टिकुलर स्पीड से किसी भी इंस्टेंट पर मूव करने वाले मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं गैस के अंदर, जिस पर्टिकुलर स्पीड से मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं किसी गैस के अंदर, वही कहलाती है गैस की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वही क्या कहलाती है? गैस की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो यही क्या बन जाएगा अपने पास? वीएमपी। तो अपने पास वीएमपी क्या बन जाएगा भाई साहब? 70 मीटर पर सेकेंड क्या बन जाएगी अपने पास? वीएमपी, ठीक है ना? तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो गई भाई साहब? किसी पर्टिकुलर स्टैंड पर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहे होंगे, तो वही पर्टिकुलर स्पीड क्या बन जाएगी अपने पास? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो 70 मीटर पर सेकंड क्या बन गई अपने पास? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बन गई ना बेटा। 50 हुई ना 80 हुई ना 60 हुई, क्योंकि 70 मीटर पर सेकंड से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे, 40 मॉलिक्यूल्स ना। इट क्लियर है कि नहीं? तो ये होती है अपने पास क्या? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहे हैं, वो होती है अपने पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की स्पीड वही है। बोलने का मतलब ये होता है। इट क्लियर है कि नहीं? अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, P इक्वल टू रो आर टी बाय एम नॉट पिछली क्लास में। तो आर टी बाय एम नॉट को आप क्या लिख सकते हो? P बाय रो भी लिख सकते हो ना भाई साहब? P बाय रो भी लिख सकते हो ना आर टी बाय एम नॉट को? आर टी बाय एम नॉट को P बाय रो भी लिख सकते हो ना? ये चीज लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना? तो भाई साहब अपने पास फॉर्मूला और क्या बन सकता है सर? फॉर्मूला और बन सकता है वी एवरेज का, ठीक है ना? वी एवरेज को बेटा ऐसे भी शो कर देते हैं, ऐसे, ठीक है? तो कभी ऐसे लिखा हो, इसका मतलब भी क्या है अपने पास? एवरेज स्पीड, ठीक है ना? कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, ये लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एवरेज स्पीड को शो करने के बहुत तरीके होते हैं, कभी ऐसे लिख देंगे, कभी ऐसे लिख देंगे, कभी ऐसे लिख देंगे, ठीक है? तो भाई साहब जो एवरेज स्पीड हो गई, अब देखो आर टी बाई एम नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? P बाय रो लिख सकता हूं, अंडर रूट 8 बाई पाई P बाय रो। इट क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली यहां पर भी लिख सकता हूं मैं, वीएमपी क्या हो जाएगा अपने पास? अंडर रूट 2 आर टी बाई एम नॉट को P बाय रो, ठीक है? आप ऐसे भी लिख सकते हो। इट इज क्लियर है? चलो तो देखो भाई साहब, यही समझाना था। तो देखो आरएमएस वेलोसिटी में भी आप ऐसे लिख सकते हो। आरएमएस स्पीड क्या हो जाएगी अपने पास? अंडर रूट 3 आर टी बाई एम, ठीक है ना? डी क्या है अपने पास? डेंसिटी है। तो भाई साहब आप चाहे ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, देखो वी आरएमएस क्या हो जाएगा सर? आरएमएस स्पीड क्या हो जाएगी? अंडर रूट 3 आर टी बाई एम एम नॉट, ठीक है ना? अंडर रूट 3 आर टी बाई एम नॉट। आरएमएस स्पीड को अंडर रूट 3 आर टी बाई एम नॉट लिख सकते हो। आर टी बाई एम नॉट को भी क्या लिख सकते हो आप? P बाय रो, यानी कि डेंसिटी के टर्म्स में। P बाय रो, ठीक है ना? या तो D लिख लो, D भी क्या होती है? डेंसिटी होती है, कोई दिक्कत नहीं। और KT बाय M, यहां पर M क्या है? देखो RT बाय एम नॉट है, RT बाय एम नॉट है, ठीक है ना? ये RT बाय एम नॉट अपने पास। तो R को क्या लिख सकते हो? एवोगाड्रो नंबर इंटू K इंटू T बाय एम नॉट, ठीक है ना? तो अंडर रूट 3 KT बाय एम नॉट बाय एन भी लिख सकता हूं। बताओ एम नॉट बाय एन क्या होगा बेटा? एवोगाड्रो नंबर
ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही तो मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि m0। अरे Na का ही तो मास क्या होता है, m0 होता है। तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, m0 बाई Na। और एक मॉलिक्यूल को ही तो मैं किससे शो कर रहा हूं, स्मॉल m से ना, ठीक है ना। समझ लगी बात, तो यहाँ पे स्मॉल m आ जाएगा अपने पास, तो √3 kT बाय स्मॉल m। समझ आया? ठीक है ना। तो √3 kT बाय स्मॉल m। तो हमारे पास Vrms का एक फॉर्मूला और आ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में, 3 kT बाय स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। बट आप क्वेश्चन करेंगे धड़ाधड़, हो गया बस, थ्योरी इतनी थी, मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये चीज आपने को ध्यान में रखनी है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ लग रही बात, इतनी चीज उम्मीद है आपको क्लियर होगी। तो देखो क्वेश्चन करो, देखो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन ऑफ टेम्परेचर, वाटर फ्रीजेस, लिक्विड हीलियम फ्रीजेस, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोप्स। बेटा क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रिस्पेक्ट में बात करनी है तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा गैस में के, क्योंकि एक कंटेनर में भरी हुई है, अगर मैं क्या करता हूं एक गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा जो कि एक कंटेनर में भरी हुई, तो क्या होगा, डिक्रीज इन इट्स प्रेशर, उसका प्रेशर डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन इट्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंक्रीज इन इट्स मास, इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियस सी बात, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अरे समझ लग रही बात, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिपेंड करती है ना डायरेक्ट टेम्परेचर पे, करवाया था ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अजम्पशन में, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टेम्परेचर होती है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब सर समझ नहीं आ रहा कैसे इंक्रीज करेगी, कुछ सोचो ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होती है सर, एक मॉलिक्यूल की होती है काइनेटिक, ये हाफ m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू Vrms का स्क्वायर, तो पूरी गैस की क्या हो जाएगी, इंटू n कर दोगे। अब देखो जो Vrms है वो तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, √3 RT बाय m0। Vrms क्या है, √3 RT बाय m0 है ना। RMS स्पीड क्या है, √3 RT बाय m0। अब खुद बताओ, देख के बता दो फील से कि भाई साहब अगर मैं किसी भी गैस के टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करता हूं जो कि एक कंटेनर में भरी हुई है, तो उसकी आरएमएस स्पीड इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। सर m0 तो कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आरएमएस स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर आरएमएस स्पीड इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कोई दिक्कत भाई साहब, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये है तो पूरी गैस की क्या होगी, n/n कर दिया। अब आरएमएस स्पीड क्या होती है, √3 RT बाय m0। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आरएमएस स्पीड इंक्रीज करेगी, आरएमएस स्पीड इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है भाई साहब, चलो इट इज क्लियर है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, माने वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर रहे, ठीक है ना, यानी कि जो कंटेनर है वो फिक्स है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूं, टेम्परेचर को क्या है इंक्रीज करूं, देन कोलिजन ऑफ वॉल्स विल बी लेस, वॉल्स पे जो कोलिजन होगा वो लेस होगा। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल इंक्रीज, कोलिजन्स विल बी इन स्ट्रेट लाइन, कोलिजन्स विल बी नॉट चेंज। देखो खुद सोचो, पीवी इक्वल टू एनआरटी हमको सबको पता है, आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा तो इसका मतलब क्या होगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रही होंगी ना, तभी तो प्रेशर ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज। समझ लग रही है बात, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज, ये आ जाएगा अपने पास। चलो देखो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ई, जो ई है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं, जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है
उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वो किसके बराबर है? ई के बराबर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी गैस? देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस अभी हम लोगों ने पढ़ा किसके बराबर होती है सर? 3/2 पीवी। अरे पी और वी के टर्म्स में 3/2 पीवी होती है ना, ठीक है ना, 3/2 पीवी। अब पीवी क्या होता है? प्रेशर, और वी वॉल्यूम है अपने पास। काइनेटिक एनर्जी तो गैस क्या होती है? 3/2 पीवी। पी क्या है? प्रेशर है। वी क्या है अपने पास? वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ठीक है। अब एक चीज बताना मुझे, अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को, और 2 को भी इधर लेके आ जाऊं और 3 को नीचे, तो ये बन जाएगा पी। सर ये क्या दे रखा सवाल में? अरे यही चीज तो क्या दे रखी है अपने को? ई दे रखी है। यही चीज तो ई दे रखी है ना, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 2/3 ई। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? ठीक है, तो 2/3 ई अपने पास क्या हो जाएगा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। Pressure of an ideal gas is increased by keeping temperature constant. What is the effect on kinetic energy of molecules? Pressure of an ideal gas is increased by keeping temperature constant. Temperature तो क्या है अपने पास सर? कांस्टेंट है। तो भाई एक चीज बताना मुझे, जो काइनेटिक एनर्जी है गैस की सर, वो तो होती है 3/2 पीवी, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम के टर्म्स में, ठीक है ना। लेकिन पीवी को मैं क्या लिख सकता हूं? एनआरटी भी तो लिख सकता हूं। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो आप देख सकते हो यहां सर कि भाई साहब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस है, ठीक है ना, या गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी, उसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं। अब मैं बताता हूं बच्चों के दिमाग में डाउट क्या आता है कि सर आप क्या कर रहे हो? प्रेशर को तो क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। तो सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का अगर ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला भी तो है, ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला भी तो है। तो सर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो समझ आ जाता है कि सर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो आंसर क्या आना चाहिए? नो चेंज। लेकिन सर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रेशर तो आप इंक्रीज कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटा इस फॉर्मूले में अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे ना, तो वॉल्यूम अपने आप क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट कौन सा वाला हो गया? बॉयल्स लॉ हो गया ना, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम अपने आप डिक्रीज कर जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएंगी? कांस्टेंट ही आ जाएंगी। अरे एक चीज को बढ़ा दो और दूसरी चीज को घटा दो, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन वही आ जाएगी ना जो पहले था, ठीक है ना। इसीलिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, चाहे आप प्रेशर को बढ़ाओ चाहे आप वॉल्यूम को बढ़ाओ, ठीक है ना, चाहे प्रेशर में चेंज करो चाहे वॉल्यूम में चेंज करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस में कोई चेंज नहीं होता एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ लग रही है? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। अब देखो, एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसियस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 47 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि 47 डिग्री सेल्सियस पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर होगी? तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है ना, एट मान लेते हैं टी टेम्परेचर, इज इक्वल टू किसकी? ऑफ S2 अपने को बताना है एट 47 डिग्री सेल्सियस, किसकी? ऑफ O2। ये तो बोल रखा है कि भाई साहब जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, उसकी आरएमएस और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो आरएमएस वो क्या सेम है, लेकिन जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो आरएमएस दे रखी है वो 47 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसका बताना कि वो टेम्परेचर क्या होगा कि इसकी इसके बराबर है, ठीक है। तो लिख लो भाई साहब, √3RT। टी किस में आएगा सर? टी तो टी ही आएगा अभी, क्योंकि टी तो फाइंड ही करना है, अपॉन m0 मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 इज इक्वल टू 3R
टेम्परेचर कितना सर? 47 डिग्री सेल्सियस। 47 डिग्री सेल्सियस को अगर आप करो केल्विन में, 47 प्लस 273, तो 7 3 10, 7 4 11 12 3, 320 केल्विन। ठीक है, 320 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, एम नॉट करोगे ना, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। भाई आरएमएस स्पीड क्या होती है? √3 RT बाय एम नॉट होती है। ठीक है ना? तो यहां पे तो हम लोगों ने किसका रखा था? हाइड्रोजन का। यहां पे किसका रखेंगे हम लोग? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितना होता है? 32। तो देखो भाई साहब, हो गया अपने पास, रूट से रूट चला जाएगा, 3R से 3R चला जाएगा, ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 20। टेम्परेचर कितना आ जाएगा अपने पास? 20 केल्विन। ठीक है ना? टेम्परेचर कितना आ जाएगा अपने पास? 20 केल्विन। ठीक है ना? समझ लग रही है बात? चलो, देखो, what will be the temperature when the RMS velocity is double of that at 300 केल्विन? कि किस टेम्परेचर पर जो आरएमएस वेलोसिटी होगी वो डबल होगी जो कि 300 केल्विन पर है। तो मान लेते हैं किसी भी टेम्परेचर पे टी पर होगी, आरएमएस वेलोसिटी एट टी क्या है? डबल है आरएमएस वेलोसिटी एट कितने पे? 300 केल्विन। तो आरएमएस वेलोसिटी एट टी टेम्परेचर पे √3 RT बाय एम नॉट होगी, और 2 टाइम्स √3 R कितना? 300 केल्विन, यहां पे 300 डाल दो, डिवाइडेड बाय एम नॉट। किसी एक पर्टिकुलर गैस की ही बात हो रही है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो अपने पास फिर 3R भी कट जाएंगे, एम नॉट भी हो जाएगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आपने कर ही दिया। तो T = 4 और यहां पे क्या आ जाएगा? 300। आंसर कितना आ जाएगा? 1200 केल्विन। तो बेटा 1200 केल्विन वाला टेम्परेचर है जिसपे अपने पास आरएमएस वेलोसिटी डबल हो जाएगी 300 केल्विन की आरएमएस वेलोसिटी से। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? बेटा जब आप बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ये √3R और √3R काट देते हैं, एम नॉट काट देते हैं, तो 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 300, तो उनका आंसर आ जाता है 600। ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में नीट के। ठीक है ना? तो 600 केल्विन करते हैं, जो कि गलत है। आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, तब जाके आंसर सही आएगा। ठीक है ना? तो सिली मिस्टेक हो जाती है इसमें। तो इस टाइप से आसान आसान से क्वेश्चन है। देखो, द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज v एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो आरएमएस स्पीड है ऑक्सीजन गैस की वो क्या है? v। इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू ऑक्सीजन एटम्स, द आरएमएस स्पीड बिकम। देखो, पहले तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था तो उसके अंदर 2 एटम्स थे। ठीक है, डायटोमिक थी। लेकिन जब आपने क्या किया, ये समझो किसी टी टेम्परेचर पे था और इसकी आरएमएस स्पीड क्या थी? v थी। तो v = √3 RT बाय एम नॉट। एम नॉट तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। भाई साहब पहले तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था ना टी टेम्परेचर पे, और उसकी आरएमएस स्पीड कितनी थी? v थी। तो v = √3 RT बाय एम नॉट 32 हो गया। अब आपने जब क्या किया, जब टेम्परेचर डबल किया, डबल्ड यानी कि 2T पे, तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था ना वो डिसोसिएट होगा एटम में, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल था वो डिसोसिएट हो गया ऑक्सीजन एटम में, ऐसे ऐसे ओ में चला गया। तो अब तो ये भाई क्या हो गया? अब तो O2 नहीं रहा ना, अब तो O रह गया। अरे पहले क्या था? O2 था तो मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 32 था। अब मॉलिक्यूल से किसमें डिसोसिएट हो गया? किसमें डिसोसिएट हो गया सर? मॉलिक्यूल से वो डिसोसिएट हो गया एटम में। तो भाई साहब इसकी जो आरएमएस स्पीड v' मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगी? √3, टेम्परेचर कितना कर दिया? 2T, और अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 32 आएगा कि 16 आएगा? क्योंकि बेटा आपने उसको एटम में कर दिया ना, तो अब उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, बस फिर
बताओ आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? वी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? यहां पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 आ जाएगा। देखो कुछ सोचो ना, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 16 टू 32, 3RT/32, ये तो हो गया V, और 2 इंटू 2 4, तो एक तरह से अपने पास क्या लिखा हुआ है, √4V। अरे समझ आया? तो V डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 2√V। अरे सॉरी, 2√V, क्योंकि रूट भी तो है ना, 2V। तो V डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? देखो 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 भाई साहब, आपने 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो 16 टू 32, 3RT/32 और रूट भी, यही तो V के बराबर होगा, ठीक है ना? तो अपने पास क्या आ गया? अपने पास क्या आ गया? 4 का अंडर रूट इंटू V, तो ये कितना आ गया? V डैश की वैल्यू आ जाएगी 2V। ठीक है, ध्यान देना, ठीक है ना? आपसे भी सिली मिस्टेक हो सकती है, मेरे से तो हो ही जाती है, लेकिन मैं कर दूं चलेगा, आप करो वो चलेगा नहीं, क्योंकि भाई मैंने तो पेपर दे चुके हैं, मेरा तो जो होना था हो गया, आपका जो होना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे समझ आया मैंने क्या किया? इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया मैंने? इसको मैं वापस ऐसे लिख देता हूं, या सही से समझा देता हूं आपको मैंने क्या किया, कईयों को पल्ले नहीं पड़ा होगा। 3RT, टेम्परेचर कितना है? 2T है, और नीचे क्या था अपने पास? 16 था। इससे सर ये आंसर कैसे आ गया? देखो, V डैश की वैल्यू कितनी है सर? V डैश की वैल्यू है √3R2T डिवाइडेड बाय 16। अब आप क्या करो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो V डैश क्या बन गया सर? √3RT/32 इंटू ये 2 और ये 2 4, ये हो गया। अब बताओ ये चीज क्या है? √3RT/32 क्या है सर? V है, ये आ गया ना अपने पास, √4 इंटू V। अरे समझ आया? इट इज क्लियर है? तो 2V इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने सवाल किया। बेटा ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में, इससे ज्यादा लेवल का आया नहीं है ना कभी आएगा। ठीक है, अब देखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन देख लो जल्दी से। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लो आपने पढ़ रखा है, ये है अपने पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है? वेलोसिटी। अब बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, कि भाई साहब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाली स्पीड होती है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, किसमें? गैस में। ठीक है ना? तो गैस के जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है ना? VMP। फिर उसके बाद एवरेज स्पीड, फिर होती है आरएमएस स्पीड। तो होता क्या है कि जो अपने पास आरएमएस स्पीड होती है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद एवरेज स्पीड आती है, और सबसे कम क्या होती है अपने पास? मोस्ट प्रोबेबल। अब कभी आपसे कोई पूछ ले कि सर इसका एरिया क्या देगा, इसका एरिया दे देगा हमको, एरिया ऑफ दिस कर्व क्या दे देगा अपने को? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। याद रखना, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसलिए मैंने ये कर्व बनाया था, बाकी और कोई काम ही नहीं इसका। ठीक है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस दे देगा। अगर आप से पूछा जाए कि सर इस कर्व का जो एरिया है वो अपने को क्या देगा, इस कर्व का अपने को जो एरिया है वो देगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अगर मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन और पूछूं कि सर अगर तो मैं क्या करूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो क्या होगा? सर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सर आरएमएस स्पीड में भी टेम्परेचर आता है, एवरेज स्पीड में टेम्परेचर आता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में टेम्परेचर आता है, तो सारी की सारी तो इंक्रीज होंगी, सारी की सारी तो इंक्रीज होंगी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब सारी की सारी इंक्रीज होंगी, ठीक है ना? लेकिन हमको पता है कि भाई जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो तो क्या रहेंगे? वो तो क्या रहेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। यानी कि एरिया इतना ही आना चाहिए, कर्व के अंदर का एरिया इतना आना चाहिए। तो पहले क्या समझो, अगर मैंने T टेम्परेचर पे ये कर्व बनाया था, समझो T1 टेम्परेचर पर, ठीक है, ये उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी, ये एवरेज स्पीड थी, ये आरएमएस थी।
अब मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं। तो अपने को पता है टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करोगे तो ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, सब बढ़ेंगी। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहना चाहिए? सेम रहने चाहिए भाई साहब, वो तो वही रहेंगे ना। यानी कि एरिया जो इसका है ना, वो एरिया बाद में भी रहेगा। लेकिन सर अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ रही है, आरएमएस स्पीड भी बढ़ रही है, एवरेज स्पीड भी बढ़ रही है, फिर एरिया कैसे वही रहेगा? तो जो ग्राफ होगा ना, जो ग्राफ, ठीक है ना, वो क्या कर जाएगा, थोड़ा सा फ्लैट कर जाएगा, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से। समझ लग रही बात? तो ग्राफ हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, ताकि आपकी जो आरएमएस स्पीड है, ठीक है ना, आपकी आरएमएस स्पीड, आपकी एवरेज स्पीड और आपकी कौन सी स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो सारी बढ़ जाए, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहे, सेम रहे, जो कि क्या हुआ, एरिया। तो इसलिए ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। पहले देखो ग्राफ थोड़ा पहाड़ी जैसा है, लेकिन जैसे आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, T2 इज ग्रेटर देन T1 है, तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना, और फैल जाता है। ठीक है, नीचे देखो पहले ऊपर वाला ग्राफ था, अब क्या हुआ, ग्राफ थोड़ा सा नीचे बैठ गया और फैल गया, थोड़ा आगे बढ़ गया। आगे इसलिए बढ़ गया क्योंकि अब जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएगी, ठीक है ना, वो ज्यादा आएगी, ठीक है ना, जो एवरेज स्पीड आएगी वो भी ज्यादा आएगी, और जो अपने पास क्या कहते हैं आरएमएस स्पीड आएगी वो भी ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइन है अपने पास, ये वाली जो लाइन है अपने पास, ये अपने पास कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाली लाइन। तो पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये थी, अब ये हो गई है, ठीक है। अब और कोई कलर से कुछ शो करूं मैं आपको, अगर ये थी अपने पास एवरेज स्पीड वाली लाइन पहले, तो अब एवरेज स्पीड वाली लाइन ये हो गई है सर, ठीक है। और आरएमएस वेलोसिटी वाली लाइन किससे शो करूं मैं आपको, मैं आपको शो कर देता हूं इससे, व्हाइट से। पहले आरएमएस वेलोसिटी वाली लाइन ये थी, तो अब आरएमएस वेलोसिटी वाली लाइन ये, देखो सारी बढ़ गई है ना, ठीक है, सबकी सब बढ़ गई है। ये चीज क्लियर है कि नहीं? तो पहले ये थी अपने पास वीएमपी, तो अब ये हो गई वीएमपी डैश। ये थी अपने पास कौन सी वाली, एवरेज वाली, तो अब ये हो गई एवरेज वाली। पहले ये थी अपने पास आरएमएस, अब ये हो गई आरएमएस वाली। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। ज्यादा ग्राफ को गंदा नहीं करते वरना आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको समझ आया तो जरूर बताना कि आपको ये चीज पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक है। कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है सारी की सारी स्पीड इंक्रीज करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो वही रहने चाहिए, यानी कि एरिया तो वही रहनी चाहिए ग्राफ का। तो इसलिए ग्राफ अपने आप को क्या कर लेता है, थोड़ा सा नीचे कर लेता है और फैला लेता है, ताकि ये जो एरिया है ग्राफ का, ये जो एरिया ग्राफ का, ये बाद का भी एरिया क्या है, वही एरिया है जो पहले ग्राफ का एरिया था, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है नीट में 200%। इतनी चीज क्लियर है? तो यही इंपॉर्टेंट था मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो फर्जी चीजें तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी। इंपॉर्टेंट क्या था कि जो एरिया होता है वो क्या देता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो ग्राफ बैठ जाता है और फैल जाता है। अब जो लास्ट चीज आती है अपने पास, वो आ जाता है अपने पास मीन फ्री पाथ। कौन सा पाथ? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है अपने पास? मीन फ्री पाथ क्या होता है? अपने को पता है कि सर जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो तो रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है ना। गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, और जब मूव कर रहे होंगे तो वो टकरा भी रहे होंगे, जब मूव कर रहे होंगे वो तो टकरा भी रहे होंगे। समझ लग रही है बात? इतनी क्लियर है कि नहीं? तो भाई साहब समझो, ये मॉलिक्यूल है, ये पहले ये मॉलिक्यूल क्या इससे टकराया, उसके बाद उसको कुछ रास्ता चलने को मिला, ठीक है ना। समझो ये रास्ता चलने को मिला उसको, λ1, जिसमें मस्त चल रहा है वो, और फिर जाके वो इससे टकरा गया। पहले इससे टकराया, फिर जाके वो इससे टकरा गया, ठीक है ना। तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में जितनी देर मॉलिक्यूल मस्त मटक के चलता है मजे में, बिना किसी शंका, बिना किसी टेंशन के, उसे कहते हैं हम लोग फ्री पाथ। तो λ1 क्या हो गया, एक तरह से फ्री पाथ हो गया, ठीक है ना। वैसे समझो एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, λ2। ये मॉलिक्यूल पहले इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा जाके। समझ लग रही है बात?
पहले इससे टकराएगा फिर इससे टकराएगा जाके। तो ये जो पिंक वाला मॉलिक्यूल उसको फ्री पाथ कितना चलने को मिला सर, λ2। तो λ1 फ्री पाथ किसका है सर, इस पीले वाले मॉलिक्यूल का, इससे और इस टकराने के बीच में जो उसको चलने को फ्री मिला वो λ1 मिला। पिंक वाले मॉलिक्यूल को इससे और इससे टकराने के बीच में जो फ्री पाथ मिला वो कितना मिला सर, λ2 मिला। ऐसे ही अपने पास λ1 λ2 λ3 λ4, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे फ्री पाथ होंगे, तो उन सारे फ्री पाथ का क्या ले लो आप, एवरेज ले लो। उन सारे फ्री पाथ का क्या ले लो आप, एवरेज ले लो, ठीक है ना। उसको डिवाइड कर दो किससे, n से, ठीक है। उसको आप n से डिवाइड कर दो तो वही तो अपने पास एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। वही तो क्या आ जाएगा अपने पास, एवरेज, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं i से। i क्या है अपने पास, i क्या है अपने पास, मीन फ्री पाथ, यानी कि आपने कुछ नहीं किया, बस एवरेज ले लिया। जितने भी अपने पास फ्री पाथ थे उन सबका क्या ले लिया आपने, एवरेज ले लिया। तो फ्री पाथ क्या हो गया, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। फ्री पाथ क्या हो गया, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टू सक्सेसिव कोलिजन का मतलब ये जैसे समझो पीला वाला है, ये पहले इससे टकराएगा फिर इससे टकराएगा, तो दो सक्सेसिव कोलिजन है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो पाथ है उसको कहते हैं हम लोग फ्री पाथ। तो λ1 फ्री पाथ हो गया पीले वाले का, पिंक वाले का फ्री पाथ क्या हो गया, λ2। वैसे और कोई तीसरा होगा उसका λ3 λ4, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो मैंने उन सबका क्या ले लिया, एवरेज ले लिया, तो वो हो गया अपने पास मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या है, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज मीन फ्री पाथ। अब बेटा जो मीन फ्री पाथ है उसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो होता है 1/√2n पाई d स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया था 2020 में पूछा गया। तो मीन फ्री पाथ है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है 1/√2n पाई d स्क्वायर। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। n क्या है सर, n याद रखना, n है अपने पास नंबर डेंसिटी, n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर डेंसिटी। n क्या है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। ये तो नंबर डेंसिटी हो गया। पाई तो आपको पता ही है। डी क्या है, डी क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का डायमीटर, मॉलिक्यूल, ठीक है। इतना क्लियर है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। तो देखो भाई साहब, आई क्या हो गया अपने पास सर, आई हो गया अपने पास 1/√2n पाई d का स्क्वायर। n हो गया अपने पास नंबर डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या गैस, जो मर्जी मान लो आप, ठीक है। i क्या हो जाएगा अपने पास, √2, n को क्या लिख सकते हो, कैपिटल N बाई v पाई d का स्क्वायर, ठीक है ना। v को क्या लिख सकते हो सर, pv इक्वल टू nRT होता है, ठीक है ना। pv इक्वल टू nRT होता है, pv इक्वल टू n को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू RT। देखो भाई n बाई v क्या आ जाएगा अपने पास, PNA बाय RT, ये हो जाएगा n बाय v। अरे यही तो हो जाएगा, देखो pv इक्वल टू nRT था, नंबर ऑफ मोल्स को लिख दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो n बाई v कितना हो गया सर, ये हो गया PNA बाय RT। तो देखो यहां पे पुट करो n बाई v की वैल्यू, i कितना आ गया 1/√2, n बाई v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई d स्क्वायर तो है ही है, तो ये हो जाएगी अपने पास Na, p नीचे आ गया और RT ऊपर चला गया। तो ये फॉर्मूला भी एक इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस बस इतनी है कि अपने को पता होना चाहिए कि जो मीन फ्री पाथ है यानी कि I, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है अपने पास, टेम्परेचर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है अपने पास, प्रेशर। बस इसके लिए, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे तो इतनी चीजें ध्यान में आपने रखनी है। अब जल्दी सवाल देख लेते हैं और खत्म। ये सवाल आया था 2020 में नीट में, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा था।
द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विद मॉलिक्यूल्स डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड, बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा? 1/√2 n पाई d का स्क्वायर, यही सीधा सीधा, ठीक है। द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस रेडियस r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो मीन फ्री पाथ है, ठीक है ना, वो रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? देखो भाई साहब, ये होता है 1/√2 n पाई d का स्क्वायर, ठीक है ना। तो सर एक चीज देखना, √2 n, n को क्या लिख सकता हूं? कैपिटल N बाई V बाई d का स्क्वायर, लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? पहले ये बताओ मुझे। बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखना मेरी बात को बेटा, जो वॉल्यूम होता है, यहां पर जो वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम ऑफ द क्या होता है? गैस होता है। यहां पे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द गैस। और ये d क्या है? ये डायमीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल है। तो अपने को इससे और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि दिमाग में आता है कि सर जो स्मॉल n है उसमें भी तो v था, क्या उस वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं होगा? नहीं बेटा, क्योंकि ये जो v है ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है, होल गैस है, वॉल्यूम ऑफ द गैस है, या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोल लो, यस, ठीक है ना। तो आपको इससे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आपको इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो अपने को पता है कि I क्या है? अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d का स्क्वायर है, डायमीटर के स्क्वायर है, तो यहां से समझ आता है जो I होगा वो रेडियस के स्क्वायर के भी तो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। I क्या होगा? अरे भाई डायमीटर क्या होता है अपने पास? डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस होता ना। तो अगर I डायमीटर के स्क्वायर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस के स्क्वायर के भी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन बेटा मैंने जानबूझ के ये चीज छेड़ी है यहां पर, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, मैंने ग्रेविटेशन में करवाया था, याद करो ग्रेविटेशन में करवाया था, तो हमको देखने में तो लगता कि आंसर सीधा सा d का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन उसमें जब वॉल्यूम वाला फैक्टर आ जाता था तो आंसर चेंज हो जाता था। लेकिन यहां पर अगर वॉल्यूम वाला फैक्टर आ भी गया नीचे ना, तो ये वॉल्यूम ऑफ द क्या है? गैस है, यानी कि पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपन सीधा सीधा आंसर क्या मार सकते हैं? r का स्क्वायर। जब भी बेटा इस टाइप का सवाल आए ना जिसमें आपको नंबर डेंसिटी आ जाए, वॉल्यूम आ जाए, ठीक है ना, ये चीजें आ जाए ना, तो आप जरूर चेक कर लिया करो जो हमको आंसर लग रहा होता है वो जरूरी नहीं वही आंसर हो, ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। आगे अपने पास थैंक यू वाली स्लाइड, ठीक है। इससे पहले जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन करा दूं आपको, रिकैप। थैंक यू वाली स्लाइड तो बाद में लिख दूंगा। रिकैप में मैंने क्या बताया सर? एक तो मैंने एजम्पशंस बताई, वो आपको पता होंगी। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई आपको? मैंने आपको बताया कि जो प्रेशर होता है किसी भी गैस द्वारा किसी कंटेनर में, वो होता है 1/3 मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये होता है, ठीक है ना। फिर मैंने एक चीज बताया, PV इंटू 3/2 क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस होता है, ठीक है ना। PV को आप क्या लिख सकते हो सर? nRT भी लिख सकता हूं। तो देखो यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस क्या आ गई अपने पास? सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस कुछ नहीं आई, ये अपने पास आ गई 3/2 nRT आ गई, 3/2 nRT आ गई। कौन सी काइनेटिक एनर्जी है सर? ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। देखो यहां से काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर। और सर काइनेटिक एनर्जी गैस को कैसे लिखते हैं? और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मॉलिक्यूल की कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी सर? ये होती है m इंटू VRMS का स्क्वायर। तो पूरी गैस की कितनी होगी? इंटू कैपिटल है, ठीक है ना। वहीं से तो ये सब प्रूफ किया है। फिर RMS स्पीड √3RT बाय m0, एवरेज स्पीड 8RT बाय पाई m0, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2RT बाय m0, ठीक है ना। सबको पता है ये सबसे ज्यादा, उसके बाद ये सबसे कम, ये, ठीक है। चलो भाई साहब इतनी क्लियर है हमको। और क्या सीखा? फिर मीन फ्री पाथ ये सीखा, √n पाई d का स्क्वायर। ये चीजें हम लोगों ने आज
डिस्कस करी। ठीक है, इनके ऊपर हम लोगों ने सवाल भी करे। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो बस इतना ही था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। छोटे छोटे सवाल आते हैं, आसान आसान सवाल आते हैं, उम्मीद आप लोगों ने कर लिए होंगे, आपको कोई सवाल टफ नहीं लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, जो कि है अपने पास थर्मोडायनेमिक्स। वो भी मुझे पता है आपको आता होगा, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। तो आज के लिए इतना ही, वापस आते हैं अपनी थैंक यू वाली स्लाइड पे। ध्यान रखिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने के अलावा अभी आपके पास और कोई काम। बाय बाय बेटा।